हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। बेटा जो आज अपन टॉपिक करेंगे दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। नाउ सबसे पहले तो अपने को ये समझना भी डिबेंचर होते क्या है और इसका मीनिंग क्या है, ताकि अपने को क्लैरिफाई हो सके, ताकि अपन अकाउंटिंग एंट्रीज कर सके इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपन देखते हैं डिबेंचर्स होते हैं। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन करते हैं भी डिवेंचर की अपने को जरूरत क्या है। बेटा नॉर्मली अपन ने देखा जब अपन शेयर कैपिटल कर रहे थे ना, अगर कंपनी को पैसा चाहिए ना तो वो शेयर इशू कर देती है। लेकिन अगर आपको याद हो शेयर्स की अपन टाइप करते थे तो उसमें से सबसे पहली टाइप्स आती थी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का क्या मतलब था भी, जो कैपिटल है अपन उससे ज्यादा रेज नहीं कर सकते। मतलब अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा वो इशू नहीं कर सकते। अब कंपनी को उसके अलावा भी चाहिए तो फिर वो डिबेंचर इशू करती है। सेम ये जैसे आप शेयर इशू करते थे वैसे ही इशू होंगे, लेकिन ये एज ए सिक्योरिटी ट्रीट होती है, मतलब बेसिकली डेट। अगर अपन डिबेंचर का मीनिंग देखें ना बेटा, डिबेंचर का जनरली मीनिंग बोलते हैं टू बोरो। बोरो का क्या मतलब होता है बेटा, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, नाउ क्या लिखा मैंने, ए डिबेंचर इज रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट। कोई भी एक रिटन डेट है टेकन बाय ए कंपनी अंडर इट्स कॉमन सेल, कंपनी लेती है, कंपनी इशू करती है, एंड कंटेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट ए स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट का मतलब यहां पे मैं डिफाइन करना चाहता हूं बेटा इंटरेस्ट रेट से। यानी कि जब भी वेंचर इशू होंगे तब अपन जब भी उसको प्रिंसिपल पेमेंट तो देनी देनी है, साथ में उसको इंटरेस्ट रेट भी अपन ने देना है, हर साल प्रोवाइड करवाना है। देखो ध्यान से, शेयर को बेटा अपन डिविडेंड देते थे। डिविडेंड क्या था, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इनको डिविडेंड नहीं देना अपन ने, इनको अपन ने क्या देना, इंटरेस्ट रेट। यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट जाएगा जो कंपनी देगी अपने डिबेंचर होल्डर को। अब डिबेंचर होल्डर कौन से बंदे होते हैं बेटा, जो डिबेंचर होल्ड करते हैं उसको अपन डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, राइट। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे डिबेंचर होते हैं बेटा, कुछ सिक्योरिटीज होती हैं और भी तरह की, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग जब आप पढ़ेंगे ना बेटा, उसमें डिबेंचर तो आते ही आते हैं, इसके अलावा कुछ और भी चीजें आती है लाइक बॉन्ड्स या एनी इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर, बॉन्ड्स, इंस्ट्रूमेंट बेटा ये सारी सिक्योरिटीज है जो कंपनी इशू कर सकती है एट ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट, ताकि अपन जो भी है उनको इंटरेस्ट देंगे ना कि डिविडेंड देंगे। जब अर्लियर डेज थे ना बेटा, बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती होती थी ताकि वो फंड्स रेज कर सके, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद उन्होंने सभी को अलाउ कर दिया कि आप बॉन्ड्स भी इशू कर सकते या किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, राइट। ये तीनों बेटा सिक्योरिटीज हैं जो कंपनी इशू करती है फॉर रेजिंग दी फंड्स, राइट। आई होप आपको डिबेंचर का मीनिंग क्लियर होगा। ठीक है ना, इसके अलावा अपन ने इसकी टाइप्स देखनी है, डिबेंचर की टाइप्स कौन सी होती है बेटा। ना अगर मैं टाइप्स की बात करूं ना बेटा, ये 5 तरह की आती है जनरली टाइप्स, जो अपन अभी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो डिबेंचर इशू होते हैं एज ए सिक्योरिटी बेसिस होते हैं। बेसिस का क्या मतलब है बेटा, सिक्योरिटी बेसिस का मतलब इसमें टू उन्होंने एक्सप्लेन करे हैं। वन तो उन्होंने कर दिया, एक तो होते हैं सिक्योर डिबेंचर और दूसरे होते हैं बेटा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर्स बेटा कौन से होते हैं, सिक्योर डिबेंचर वो वाले डिबेंचर होते हैं जिसपे कोई ना कोई एसेट्स की होल्ड होते हैं। ठीक है, वो सिक्योर होते हैं एज ए एसेट्स को होल्ड करके। ठीक है, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है, अपना फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कुछ ना कुछ एसेट्स इन्होंने सिक्योर करे होते हैं। और अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं, अनसिक्योर्ड वो वाले होते हैं जिसपे कोई ना कोई, ये सिंपल एज ए क्रेडिटर आप मान सकते हैं नॉर्मली अनसिक्योर्ड। ठीक है, यानी कि इस पे कोई ना कोई एसेट नहीं होल्ड होता, लेकिन सिक्योर्ड पे किसी ना किसी एसेट पे उन्होंने होल्ड करा होता है सिक्योर डिबेंचर में। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है एज ए रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेम रिडम्पशन बेसिस का मतलब क्या है बेटा, दो तरह के डिबेंचर अपन सीखने, एक होता है इररिडीमेबल
और एक होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। ना इरिडीमेबल कौन से हो गए? ऐसे डिबेंचर जो लाइफ लॉन्ग चलेंगे आपके साथ, और ये रिडीमेबल कौन से हो गए? जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रिडीम करने पड़ेंगे। रिडीम का क्या मतलब है? जैसे आप शेयर में बेटा बायबैक वर्ड यूज करते हैं। बायबैक का क्या मतलब होता है? बायबैक का मतलब होता है कि आपने शेयर्स उनसे वापस ले लिए और उनको पैसे उनके दे दिए। डिबेंचर में भी क्या होता है कि आपने उनसे डिबेंचर वापस ले लिए जो आपने इशू करे हुए थे, और उनको उनके पैसे वापस दे दिए। इसको आपका रिडीम बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं, ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर। डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर अपना रिडम्पशन के ऊपर ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड बेसिस आती है बेटा, रिकॉर्ड बेसिस। अब रिकॉर्ड बेसिस कौन से होते हैं बेटा? एक तो होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, और एक होते हैं बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं बेटा? ऐसे डिबेंचर जिसका जो डिबेंचर होल्डर है कंपनी के पास, उसका एड्रेस, नेम, पैन वगैरह सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, उनको रजिस्टर बोलते हैं। और बियरर डिबेंचर कौन से होते हैं? ऐसे डिबेंचर होल्डर जिसका कंपनी के ऊपर। बियरर डिबेंचर कौन से होते हैं बेटा? ऐसे डिबेंचर्स जो कंपनी इशू करती है, लेकिन उस डिबेंचर होल्डर का ना तो कंपनी के पास कोई डाटा होता है, ना उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है, वो बियरर डिबेंचर होते हैं, राइट। नेक्स्ट बेटा आता है प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस भी सेम दो होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट डिबेंचर, एक होते हैं बेटा सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर का क्या मतलब होता है बेटा? जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी। लिक्विडेट का क्या मतलब है? जब भी कंपनी वाइंड अप हो रही है, खत्म हो रही है, तब सबसे पहले पेमेंट किसको देंगे? आप फर्स्ट डिबेंचर को, और सबसे सेकंड पेमेंट किसको देंगे? आप सेकंड डिबेंचर को, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बेटा एज ए कन्वर्टेबल बेसिस। कन्वर्टेबल बेसिस कौन से होते हैं बेटा? एक तो होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, और सेकंड होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर कौन से होंगे बेटा? ऐसे डिबेंचर जिसको आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो शेयर्स में कर सकते हैं या किसी और डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको सारी टाइप्स क्लियर होगी बेटा, राइट। नाउ जैसे बेटा आप शेयर्स इशू करते हैं, वैसे ही अपने डिबेंचर भी इशू करने हैं, लेकिन ध्यान रखना है डिबेंचर में कभी भी कॉल्स इन एरियर नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? जब आप कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब था? ऐसे शेयर होल्डर जो अपने को पेमेंट नहीं दे पाते थे, चाहे अलॉटमेंट नहीं देते थे, या फर्स्ट कॉल नहीं देते थे, या सेकंड कॉल नहीं देते थे। लेकिन डिबेंचर में तो ये सिक्योरिटी है ना, एज ए लोन है। अगर आप इशू कर रहे हैं डिबेंचर भी, मेरे को थोड़ी थोड़ी पेमेंट करके दे देना, तो नेचुरली उन्होंने तो लोन देना, तो नेचुरली यहाँ पे तो कॉलिंग एरिया का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने को लोन देना है, राइट। ना ध्यान रखने का, ये भी सेम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी हो सकता है। सेम इसका शेयर कैपिटल का कंसेप्ट आएगा, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब वाला, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। अगर आपको याद हो, शेयर्स में आप बोलते हैं अभी एट ए डिस्काउंट आप इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स कर सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए अपने डिबेंचर की एंट्री देखेंगे विद डिस्काउंट ऑल्सो, क्योंकि अपने शेयर में डिस्काउंट वाला टॉपिक अपने नहीं करा, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, सिंपल सेम एंट्री जैसे अपने शेयर कैपिटल में सीखी थी। क्या सीखी थी बेटा? आप जल्दी 4 तरह से आप पेमेंट मंगवाते हैं। फर्स्टली आप एप्लीकेशन मंगवाते हैं, सेकंड आप अलॉटमेंट मंगवाते हैं, देन फर्स्ट कॉल आती है, एंड देन सेकंड एंड फाइनल कॉल आती है, राइट। सेम जैसे एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन पहले रिसीव्ड होती है, देन ड्यू होती है, और अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है, देन रिसीव्ड। बाकी सारी एंट्रीज भी पहले ड्यू होएगी और बाद में क्या करेंगे? आप रिसीव करेंगे, राइट। कुछ इस तरह से आप करते हैं। सेम टॉपिक 3 तरह के होते हैं। एक तो फुली सब्सक्राइब हो जाता है, एक ओवर सब्सक्राइब आएगा जिसपे प्रो राटा आता होता था,
और एक होता है अंडर सब्सक्राइब, राइट। जब अंडर सब्सक्राइब आ जाएगा तो जितने भी लोगों ने अप्लाई करे तो उसके बेसिस पे आप अपनी एंट्रीज कर देते हैं। इसके अलावा जो पर यूनिट अमाउंट होती है वो या तो एट पार होती है या एट डिस्काउंट आ जाएगी और या एट प्रीमियम आ जाएगी, राइट। नाउ सेम शेयर कैपिटल के आधे कंसेप्ट अपन ने कर लिए। अब उसके अलावा जब डिस्काउंट और प्रीमियम के बारे में ना बताएं तो अपन अलॉटमेंट भी इसको करेंगे, राइट। नाउ एंट्रीज अपने को पता है, लेकिन इसमें कुछ एंट्रीज मतलब थोड़ी सी चेंजेस करनी है अपन ने। देखो बेटा ध्यान से, फॉर्मेट सेम जर्नल का चलेगा जैसे चलता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री बेटा आप देखते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या करूंगा मैं, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की क्या एंट्री होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। वहां पे आप शेयर एप्लीकेशन करते थे तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, डिबेंचर एप्लीकेशन। being डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, राइट। देन डिबेंचर एप्लीकेशन आप कैंसिल करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। नाउ अब ना हमेशा जब भी डिबेंचर इशू करते हैं ना अपन ना साथ ना एक परसेंटेज भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 10%, 8% डिबेंचर। इसका मतलब ये नहीं है आपको इसका परसेंटेज करना है, इसका मतलब ये है जो ये 10% दिया होता है ना बेटा, ये इंटरेस्ट रेट होता है। जब भी आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे ना डिबेंचर को तो फिर इस परसेंटेज के बेसिस पे होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको लिखने की क्या जरूरत है बेटा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी शेयर तो अपने को एक पावर है, ऑथराइज्ड है भी, इससे ज्यादा अपन नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर तो अपन जितने मर्जी इशू कर सकते हैं। हो सकता है मैंने कुछ डिबेंचर 10% के करे होंगे, कुछ 8% के करे होंगे, पता चलेगा कौन से 10% वाले डिबेंचर और कौन से 8% वाले डिबेंचर है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे, फिर उस हिसाब से आप उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड अप करवाते हैं, राइट। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये परसेंटेज मतलब इंटरेस्ट रेट है, मतलब इसका नेम ही 10% डिबेंचर है, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा सेम डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर दूंगा बेटा, 10% डिबेंचर। आगे शेयर कैपिटल लिखता था मैं, अब डिबेंचर करेंगे। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम डिबेंचर फर्स्ट को अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट को। आई होप आपको सिंपल एंट्री तो समझ आ गई, ठीक है। सेकंड एंट्री, सेकंड कॉल भी सिंपल है बेटा, डिबेंचर सेकंड कॉल एंड अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल। आई होप आपको यहाँ तक को बातें क्लियर हो गई होगी। अब पॉइंट आता है, ये तो फुली सब्सक्राइब वाली कंडीशन आ गई और एट पार वाली कंडीशन आ गई। अंडर सब्सक्राइब में क्या करेंगे बेटा, जितने लोगों ने अप्लाई करे उसके बेसिस पे सारी एंट्रीज कर देंगे, राइट। नाउ पॉइंट आता है ओवर सब्सक्राइब का। ओवर सब्सक्राइब में आपको पता है दो ही कंडीशन होती है, या तो वो प्रो राटा बेसिस बोल देगा तो या तो फिर सीधा रिफंड करने को बोल देगा, राइट। अगर तो रिफंड करने को बोलेगा तो अपने को पता है अपन ने अकाउंट्स बनाए थे बेटा। अगर आपको ये वाली वीडियो सीधी देख रहे हो तो आप पहले शेयर कैपिटल में देखो, क्योंकि बिना शेयर कैपिटल के ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। वहां पे आप क्या करते थे, एक फॉर्मेट बना लेते थे, अप्लाइड शेयर्स लिखते थे, अब अप्लाइड डिबेंचर लिख देंगे, अलॉटेड डिबेंचर लिख देंगे, एक्सेस मनी लिख देंगे, राइट। फिर उसको एडजस्ट आप अलॉटमेंट में कर देंगे, देन अगर बचेगा पैसे तो बैंक रिफंड कर देंगे, राइट। या आप प्रो राटा बेसिस पे करते हैं, तो सेम वैसे ही करना है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है ना। अगर तो या तो डिस्काउंट आता है तो प्रीमियम आता है, अगर कुछ बता दे तो वेल एंड गुड, ना बताए तो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे एडजस्ट करते हैं वो आपको मैं सिंगल एंट्री के बेसिस पे सिखा देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले अगर बाय चांस उन्होंने बाकी कॉल्स वाली नहीं मंगवाई, सिर्फ एप्लीकेशन पे ही सारे के सारे पैसे मंगवा दिए, तो फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। अगर सिंगल एंट्री हो रही है तो यानी कि क्या एंट्री करूंगा मैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल कर दूंगा। 6% डिबेंचर, आई रिपीट 6% क्या है बेटा, 6% उसका इंटरेस्ट रेट होता है, इसको परसेंटेज नहीं करना आपने, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। नाउ
ये तो थी एट पार वाली सिचुएशन। अगर प्रीमियम आ जाता है तो अपने को पता है जो सिक्योरिटी प्रीमियम है अपनी बुक्स में लगेगा, यानी कि ड्यू की एंट्री में करते होते हैं, रिसीव की एंट्री में नहीं करते। तो ड्यू की एंट्री में क्या लिखूंगा मैं बेटा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब भी डिबेंचर इशू करूंगा विद प्रीमियम तो आप एंट्री क्या कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या मतलब है, जितने के डिबेंचर उससे ज्यादा पैसे दूंगा। क्लियर होगी बात। अगर इन केस आपने डिस्काउंट पे इशू करे तो देखो क्या करते हैं, क्योंकि बेटा अपने डिबेंचर जो थे वो शेयर में अपने इशू नहीं करते, शेयर में डिस्काउंट में इशू करते होते थे, राइट। अब डिबेंचर में ध्यान रखना अपने क्या करना है, देखो इस पे आप एक एंट्री लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जैसे प्रीमियम में पैसे ज्यादा हो जाते थे, इसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की डिबेंचर है तो नेचुरली 1000 तो 99,000 आ जाएगा। ऐसे अपन डिस्काउंट पे इशू करते हैं, डिस्काउंट में पैसे कम होते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये तो अपन बात करी अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं एज ए कैश और पब्लिक को इशू करते हैं। नाउ अब आता है कंसीडरेशन अदर देन कैश। जब आप डिबेंचर इशू करेंगे अदर देन कैश, देन क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। नॉर्मली अदर देन का कैश का टॉपिक आता है ना बेटा, तो वो आता है वेंडर का। ये आई थिंक आपने शेयर में भी करे थे अदर देन कैश वाला टॉपिक। यानी कि क्या होता है, आप जितने भी एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स को आप डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटीज अगर ली है तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे, और टू आप वेंडर अकाउंट डाल देते हैं। देन आप वेंडर को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और उसको आप शेयर कर दे देते होते थे, राइट। ऐसे करते होते, लेकिन अब शेयर नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, उसको डिबेंचर दे दूंगा। क्लियर होगी बात बेटा? ये टॉपिक कौन सा है बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश, राइट। अदर देन कैश वाला टॉपिक है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अगर आप डिबेंचर वेंडर को इशू करते हैं, वेंडर कौन सा पर्सन होएगा, जिससे आपने बिजनेस खरीदा है, यानी कि एसेट खरीदे हैं। एसेट खरीदे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, अगर लाइबिलिटीज भी है तो लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट कर दूंगा। ये ड्यू की एंट्री होगी, देन वेंडर को मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि अगर डिबेंचर इशू कर रहे हो, पैसे नहीं आ रहे, उसके बदले मैंने एसेट्स वगैरह खरीदी है। अब अगर सिंगल एसेट है तो सिंगल एसेट मेरे को डालने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल पेबल्स। ये सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दी और जो बाकी बच जाए तो आप वेंडर में डाल देंगे, और देन सेम वेंडर को आप कैंसिल कर देंगे, वेंडर अकाउंट टू पेबल्स। क्लियर होगी बात बेटा? इस चीज को ध्यान रखना है ना। अब एक और चीज सीखिए, जो वेंडर को पेमेंट जाती है ना, उस पेमेंट को आप बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन कौन सी होती है, ऐसी कंसीडरेशन, यानी बेसिकली अगर मैं हिंदी में बताऊं, जिस पे सौदा हुआ है, ठीक है, जिस पे सौदा हुआ है उसको आप परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं। नाउ परचेज कंसीडरेशन जो अमाउंट अगर बाय चांस क्वेश्चन में दिया है तो सीधी वेंडर में जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। अब अगर परचेज कंसीडरेशन उन्होंने दे दिया, बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज की पेमेंट दे दी, क्वाइट पॉसिबल कि डेबिट क्रेडिट इक्वल ना मिले, ठीक है। अब अपने को पता है अगर तो क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो आप बैलेंसिंग फिगर किस में डालेंगे बेटा, गुडविल में। क्लियर होगी बात बेटा? अगर तो क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो आप बैलेंस किस में डाल देंगे, गुडविल में। सेम वाइस वर्सा, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी और क्रेडिट साइड छोटी हुई, देन आप क्रेडिट साइड क्या डालेंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व। किसमें डाल देंगे पैसे, कैपिटल रिजर्व। सेकंड एंट्री तो सेम। इज दैट क्लियर? अब अगर परचेज कंसीडरेशन और डिबेंचर में जो, क्योंकि डिबेंचर आपने को बता देगा कि 10% 10,000 डिबेंचर 10 रुपीज की इशू करेगा, वो आपने को बता देगा। सेम परचेज कंसीडरेशन में अगर फर्क आ गया, फॉर एग्जांपल डिबेंचर उसने इसको दिए 10,000
₹10 के, यानी कि डिबेंचर में तो अमाउंट मेरे को पता है 1 लाख आएगी। हो सकता है परचेज कंसिडरेशन 1 लाख का हो तो यहाँ पे 1 लाख कर दूंगा। अगर बाय चांस परचेज कंसिडरेशन 90,000 हुआ, देन मेरे को समझ जाना चाहिए कि जो 1 लाख डिबेंचर इशू कर रहे हैं उससे मैं उसको दे रहे थे 90,000, इशू मैं कर रहा हूँ 10,000 के, यानी कि 10,000 का किस चीज का होगा बेटा, डिस्काउंट का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इज दैट क्लियर? अब सेम केस लेते हैं आप, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। डिबेंचर वो कहता 1 लाख के करने अपने, लेकिन यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन के हिसाब से यहाँ पे 1,10,000 आ रहा है, तो नेचुरली देने थे उसको 1,10,000, लेकिन उसको 1 लाख की डिबेंचर दे रहा हूँ, यानी पैसा ज्यादा दे रहा हूँ। अगर ज्यादा दे रहा हूँ तो किस चीज में डालूंगा बेटा, सिक्योरिटी में। क्लियर हुई बात? आई होप आपको वेंडर वाला केस समझ में आया होगा। एक चीज और याद रखनी है, वेंडर को कभी भी इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इसमें नहीं आएगा, ये सिंपल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मली आप एसेट्स को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे, वेंडर अकाउंट इस पे आप ड्यू कर देंगे परचेज कंसीडरेशन के अमाउंट पे, और वेंडर को कैंसिल करके उसको शेयर्स इशू कर देंगे। या तो डिस्काउंट पे कर सकते हैं, या एट पार कर सकते हैं, या एट प्रीमियम कर सकते हैं। अगर तो ड्यू वाली एंट्री में डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल में चली जाएगी। नाउ थर्ड केस आता है बेटा एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी, सबसे पहला केस आपने कैश वाला सीखा, सेकंड आपने वेंडर वाला सीखा, नाउ थर्ड केस आता है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि डिबेंचर इशू करते हैं आप सिर्फ एज ए सिक्योरिटी बेसिस पे। ध्यान से सुनो, देखो बाय चांस मैंने बैंक से लोन लिया, राइट, बैंक से लोन लिया, बैंक कहता भी मेरे को कोई ना कोई चीज गिरवी रखवाओ, लेकिन मेरे पास कोई भी एसेट्स नहीं थे गिरवी देने को, तो क्या करा मैंने, उसको डिबेंचर इशू करके दे दिया, भी आप गिरवी ये रख लो, डिबेंचर। ठीक है, मतलब एज उनको सिक्योरिटी चाहिए थी, बैंक कभी भी लोन देगा बेटा कुछ सिक्योरिटी रखेगा अपने पास, तो अपने सिक्योरिटी के बेसिस पे क्या इशू कर दिया, डिबेंचर। अब ध्यान रखना डिबेंचर, अब बैंक से तो पैसे आएंगे नहीं, लेकिन अपन डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज सिक्योरिटी बेसिस, तब एंट्री क्या करेंगे हम देखो। सबसे पहले तो अपने लोन लिया बैंक से, अगर बैंक से लोन लेंगे बेटा तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, नाउ डिबेंचर इशू करने हैं अपन, डिबेंचर इशू कर दिए मैंने 4 से 6% डिबेंचर इशू कर दिए, तो डिबेंचर लायबिलिटी बन गई। ठीक है, ना पैसे तो आए नहीं, यानी बैंक अकाउंट तो डेबिट होएगा नहीं ना, वो वेंडर वाला केस आएगा, भी वेंडर को कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे अपन, अब इसको अपन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, पैसे तो आए नहीं, तो इसको अपन कौन सी एंट्री में डालेंगे बेटा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में। इज दैट क्लियर? आई होप आपको कोलेटरल सिक्योरिटी वाला पॉइंट भी समझ में आ गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें अपलिफ्ट करते हैं। ठीक है, आप सेकंड राउंड पे पहुंचते हैं भैया, अब क्या करना है चीजें। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। इशू की अपन ने एंट्री सीख ली सारी, कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, अगर वेंडर को पेमेंट करते हैं वो भी अपन ने सीख ली, और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी वो भी सीख ली। लेकिन जनरली डिबेंचर जब इशू करते हैं ना अपन, तो रिडम्पशन के बारे में भी अपने को बता देते हैं। ठीक है, अभी अपन ने देखा था जब अपन टाइप्स कर रहे थे रिडम्पशन क्या होता है। रिडम्पशन का क्या मतलब है, भी जो मैंने डिबेंचर इशू करे कितने टाइम पीरियड के लिए करें, और उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसको कैश वापस दे दूंगा उसका, और डिबेंचर उससे वापस ले लूंगा। इसको बोलते हैं अपन रिडम्पशन। राइट, नाउ रिडम्पशन के केस में याद रखना है अपने को ईयर पहले ही बता देगा भी कितने सालों के लिए अपन ने डिबेंचर इशू करे। राइट, अब सेम जब रिडक्शन करेंगे तो वो भी 3 केसेस में आएगा, एक तो एट पार वाली सिचुएशन आ जाएगी, एट डिस्काउंट वाली आ जाएगी, और एट प्रीमियम वाली आ जाएगी। राइट, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इशू में 3 केसेस आते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। राइट, सेम रिडम्पशन में भी 3 केसेस आएंगे, एट पार, एट डिस्काउंट
और एट प्रीमियम, राइट ना। अब कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं इशू करूंगा एट पार पे, जरूरी थोड़ी रिडम्पशन भी एट पार पे करूंगा, हो सकता है मैं रिडम्पशन करूंगा एट डिस्काउंट पे। अगर इशू एट पार पे कर रहा हूं तो हो सकता है इशू रिडीम कर दूं एट प्रीमियम पे। समझ के बात। सेम अगर इशू कर रहा हूँ डिस्काउंट पे, या तो एट पार वाली सिचुएशन रख सकता हूँ मैंने रिडम्पशन करी है, या रखूंगा एट डिस्काउंट वाली, और या रखूंगा एट प्रीमियम वाली। सेम प्रीमियम के केस में या तो एट पार वाली सिचुएशन रख सकता हूँ या एट डिस्काउंट वाली रख सकता हूँ। समझ आई बात। यानी कि इसके ना चाहते हुए भी बेटा 9 केसेस अपने पास आ गए। ठीक है। और फॉर एग्जांपल इशू कर रहा हूं एट पार पे, रिडम्पशन कर रहा हूं एट पार पे, इशू कर रहा हूं एट पार पे, रिडम्पशन कर रहा हूं एट डिस्काउंट पे, और इशू कर रहा हूं एट पार पे और रिडम्पशन कर रहा हूं एट प्रीमियम पे। सेम एट डिस्काउंट पे, एट पार, डिस्काउंट प्रीमियम। ठीक है। आई होप आपको ये चीज बात समझ में आती है ना। अब पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट ये है नॉर्मली जो इशू की एंट्री करते हैं आप वही करेंगे, रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी। लेकिन जब भी अपने को केस आ जाए जहां पे अपने को इशू के टाइम की रिडम्पशन बताया हो, भी रिडम्पशन आप इतने ईयर में करेंगे और विद एट पार या एट डिस्काउंट एट प्रीमियम करेंगे, तब अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इशू की एंट्री में क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है। आई क्लियर दैट कि अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, इशू की एंट्री में अमाउंट में कोई फर्क नहीं आता। देखो नॉर्मली आप इशू की एंट्री करते हैं तो ये वाली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8% डिबेंचर। कुछ इस तरह की आप एंट्री करते हैं जब आप इशू करते हैं। अब पॉइंट आता है कि अगर आप इशू एट पार कर रहे हैं तो नॉर्मली ये वाली एंट्री कर देंगे। अब ध्यान रखना रिडम्पशन आप एट पार कर रहे हैं या रिडम्पशन एट डिस्काउंट कर रहे हैं, तब आपने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपने सिंपल क्वेश्चन रखेंगे। जब भी रिडम्पशन एट पार वाला होएगा सिचुएशन और एट डिस्काउंट वाली होगी सिचुएशन, तब आपने कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना, तब सिंपल का सिंपल क्वेश्चन रखेंगे। लेकिन पॉइंट ये आता है कि अगर आप एट रिडम्पशन एट प्रीमियम करेंगे, प्रीमियम का क्या मतलब होता है बेटा, रिडम्पशन के टाइम मैंने जितने के डिबेंचर थे उससे ज्यादा उसको पेमेंट देनी है, यानी कि मेरा नुकसान हो गया। अब अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से अगर आपको नुकसान पता है फ्यूचर में होएगा तो उसको आज ही नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको पता है कि मेरा फ्यूचर में ये नुकसान होना है तो उस खर्चे को अगर पता लग गया आपको आज ही नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। ये अकाउंट्स के रूल कहते हैं। यानी कि एट पार में तो जितने के डिबेंचर थे मैंने उतनी पेमेंट देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट का क्या मतलब है, जितने के डिबेंचर थे मैंने कम पेमेंट देनी है, ये तो फायदा हो गया। लेकिन प्रीमियम का मतलब क्या है कि जितने के मैंने पैसे देने थे उससे ज्यादा दे रहा हूं, उससे ज्यादा दे रहा हूं, यानी मेरा नुकसान है। अगर नुकसान फ्यूचर में होना है तो अगर आपको आज पता लग रहा है तो इसको आज ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, अगर तो इशू एट पार है बेटा, आई रिपीट अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल 10,000 डिवेंचर इशू करें 10 के, तो ये चीज सिंपल। नाउ अगर एट पार कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं एट पार, रिडम्पशन एट पार, डिस्काउंट करना है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इशू कर रहे हैं एट पार विद प्रीमियम कर रहे हैं रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देना, तो एक सिंगल एंट्री अपनी एक्स्ट्रा बढ़ेगी। क्या लिखेंगे आप, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जितना भी प्रीमियम होगा, सपोज 10% है तो 10,000। ठीक है। नाउ अब ये प्रीमियम अपने को पता लग गया, जब इशू करते हैं तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, लेकिन जब रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम करते हैं तो वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और इसको आप लॉस में डालेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर हुई बात बेटा। अब इसको कैंसिल कर दे 10,000 में, यानी कि अपनी नेट इफेक्ट एंट्री में कुछ भी नहीं पड़ा, ये 10,000 का जो प्रीमियम था उसको लॉस के अकाउंट में डाल दिया। अब ध्यान रखना रिडम्पशन का लॉस है इसलिए मैं रिडम्पशन डाल रहा हूं। अगर नॉर्मली लोग यहाँ इसमें अपन रिडम्पशन की जगह इशू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लॉस की जगह अपन इशू लिखेंगे तो वो भी सही माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। रिडम्पशन का लॉस है इसलिए रिडम्पशन में लिख रहा हूं, अगर इशू के टाइम हो रहा है इसलिए अपन इशू में भी लिख सकते हैं। ठीक है। दोनों एंट्री से।
हाँ, इस पे इफेक्ट नहीं है। पॉइंट इज दैट कि अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अगर एट पार वाली सिचुएशन और रिडम्पशन कर रहा हूँ एट प्रीमियम पे, ठीक है। नाउ अपन देखते हैं इशू एट डिस्काउंट वाली स्टेज। इशू एट डिस्काउंट पे क्या करते हैं अपन नॉर्मली बेटा, ये तो एट पार वाली सिचुएशन आ गई। नाम क्या करूंगा बेटा, अगर डिस्काउंट है तो इस पे क्या लिख दूंगा मैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट। नॉर्मली मेरी इशू की एंट्री ये बनती है जब आप इशू करते हैं एट डिस्काउंट पे, यानी कि अगर सपोज 1 लाख की चीज थी, 5000 का डिस्काउंट हुआ तो 95,000 आपको मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये अपनी इशू की एंट्री है। अब सेम अगर इशू एट डिस्काउंट है, अगर रिडीम एट पार है कोई दिक्कत नहीं है, रिडीम एट डिस्काउंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिडीम एट प्रीमियम है, प्रीमियम है तो नुकसान है, तो अभी एंट्री डालनी पड़ेगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और इसको किस में डाल दूंगा बेटा, लॉस ऑन रिडम्पशन या इशू, कुछ भी लिख सकते हो आप, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं पता हमें। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब एक और डिस्काउंट की एंट्री होती है, ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब कई बार क्या कहते हैं, भी कहता भी डिस्काउंट भी है और लॉस भी है, तो इसको ये बेटा ये होते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का क्या मतलब होता है, जो हर साल अपने को राइट ऑफ करने पड़ेंगे अपने P&L से, यानी P&L अकाउंट। इसके अलावा मैं एक और एंट्री लिखूंगा बेटा, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और सेम मैं डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करूंगा। लेकिन पॉइंट आता है, पॉइंट इज दैट कि वो कहते हैं कि अगर ये भी लॉस है और ये भी आपने राइट ऑफ करना है तो इसको क्यों ना इकट्ठे लिख दो। ये वाली एंट्री तो सही है, लेकिन इसके अलावा ये भी एंट्री सही मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो डिस्काउंट है और जो लॉस और प्रीमियम है इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया। देखो 15,000 कैसे लिखा, 5,000 डिस्काउंट के और 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के, ठीक है। नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों चीजों को मैंने इकट्ठे एक अकाउंट में डाल दिया। देन फिर यहाँ पे कंपल्सरी हो जाएगा, देन लॉस नहीं और रिडम्पशन नहीं आएगा, यहाँ पे 101% यहाँ पे अपने को इशू लिखना पड़ेगा अगर आप ऐसे करेंगे। बट अपा वही बोल रहा हूँ मैं, अगर आप ऐसे कर रहे अलग अलग दिखा रहे हैं तो यहाँ पे इशू रिडम्पशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ठीक है। रिडम्पशन तो है क्योंकि रिडम्पशन का लॉस है, और इशू टाइम तो लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इशू के टाइम लग रहे हैं इसलिए, ठीक है। डिस्काउंट की दोनों एंट्री सही थी, जो पहले लिखी थी वो भी सही है, अलग अलग दिखाओगे तो भी सही है, ऐसे दिखाओगे तब भी सही है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली एंट्री क्लियर हो गई होगी। देन ध्यान रखना जब आता है कंसेप्ट एट प्रीमियम, जब आप इशू करते हैं एट प्रीमियम और रिडीम करेंगे भी एट प्रीमियम के अकाउंट में, ठीक है। रिसीव की एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सेम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो आप यहां पे लिख दूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। 1 लाख की चीज है, 10,000 ज्यादा मंगवा रहा हूं मैं, यानी कि 110 मेरे को देने हैं, उनसे मांग लूंगा मैं, ठीक है। अब अगर तो इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम तो ये एंट्री कर देंगे, लेकिन अगर रिडीम कर रहे हैं एट पार कोई दिक्कत नहीं है, एट डिस्काउंट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिडीम कर रहे हैं एट प्रीमियम तो यहाँ पे एंट्री क्या डाल दूंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। नेट इफेक्ट देख लेंगे, सपोज 5,000। समझ आई बात बेटा? आई होप आपको ये वाली चीज सारी क्लियर हो गई होगी। जब भी इशू करते हैं विद कंडीशन ऑफ रिडम्पशन देन क्या एंट्री करनी है अपने, एट पार है डिस्काउंट पे कोई घबराना नहीं है, लेकिन प्रीमियम पे आप एक एक्स्ट्रा एंट्री ऐड कर देंगे,
बस इसके अलावा किसी में कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक बात सारी समझ आ रही है। नाउ लास्ट कंसेप्ट आता है बेटा डिबेंचर को इंटरेस्ट कैसे पेमेंट करते हैं। ठीक है, डिबेंचर को इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे। ना इशू तो अपन ने कर दिया, अब डिबेंचर को जब इंटरेस्ट पे करेंगे नेचुरली अपना एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल दी एक्सपेंस एंड लॉसेस करेंगे। यानी कि एंट्री क्या करूंगा मैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा हो गया पहले ड्यू कर दूंगा, किसको देना है बेटा, डिबेंचर होल्डर को, और देन क्या कर दूंगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट ऐसे पे कर देंगे। अगर तो हाफ ईयरली पेमेंट जानी है तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होएगी मल्टीप्लाई रेट अपने को पता ही होगा, क्योंकि अपने डिबेंचर में सीखे ही है कि डिबेंचर के नेम के आगे जो परसेंटेज है वो इंटरेस्ट की दी होती है। ठीक है, और उसके अलावा टाइम पीरियड आप कर देंगे 6 मंथ का। अगर एनुअली है तो इस हिसाब से आप एंट्री कर लेंगे, एंट्री तो यही होगी। ठीक है ना, अगर बाय चांस इंटरेस्ट पे टैक्स लग जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट बेटा इनकम मानी जाती है, और इनकम मानी जाती है तो इस पे टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस का क्या मतलब होता है, टैक्स ही होता है एक तरह का, तो इसको आप बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि जो पेमेंट दे रहा है आपको वही टैक्स काट के सरकार को डिपॉजिट करवाएगा। यानी कि अगर इंटरेस्ट पे टीडीएस काट रहा है तो उसकी एंट्री आप क्या करेंगे, फॉर से 10,000 डिबेंचर है तो इस पे 1% टीडीएस काट रहे हैं, तो आप एंट्री क्या कर देंगे, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस अकाउंट, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट, जो मर्जी लिख सकते हैं आप। ठीक है, डिबेंचर होल्डर को कितना मिल जाएगा, 10% मानूंगा। ठीक है, 10% अगर टीडीएस है तो 1000 आप टैक्स डाल देंगे, डिबेंचर होल्डर को कितना मिल जाएगा बेटा, 9000। अब सेम गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है तो टीडीएस अकाउंट डेबिट टू, अगर तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे आप टैक्स काट रहे हैं तो ये एंट्री कर देंगे। टीडीएस की जगह आप इनकम टैक्स पेएबल भी लिख सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। टीडीएस एक पर्टिकुलर नेम आ गया टैक्स का, नहीं तो इनकम टैक्स पेएबल के अकाउंट में भी आप डाल सकते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा अपन ने डिबेंचर का मीनिंग समझा और उसके टाइप्स देखे। इस देन अपन एक सिंपल इशू कैसे करते हैं वो चीज़ें समझी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट की कंडीशन। देन अपन ने देखा कि उसको कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि वेंडर को जब इशू करते हैं तो क्या एंट्रीज करते हैं। देन अपन ने सीखा कि डिबेंचर इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो क्या एंट्री करते हैं। देन अभी अपन ने टॉपिक सीखा वेरी इंपॉर्टेंट कि इशू जब करते हैं तो रिडक्शन के टाइम पे अगर कंडीशन दी होगी तो क्या एंट्री करते हैं। बस ध्यान रखना रिडक्शन का एट पार, एट डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, लेकिन एट प्रीमियम का जरूर करेंगे, राइट। और लास्ट अपना टॉपिक आता है दैट इज डिबेंचर इंटरेस्ट को पेमेंट कैसे करेंगे, अगर इंक्लूडिंग टैक्स होगा तो ये एंट्रीज डाली जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर 6 मंथ की डेट है तो 6 मंथ के बेसिस पे यही तो होगा। ठीक है, हाँ, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी बेटा कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड देन आप करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर बेटा आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिजॉल्व योर डाउट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अकाउंट टेस्टिंग। थैंक यू।